नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आज आपको बताएंगे चुनाव प्रचार के जब दौर की बात कही जा रही है, कैसे चल रहा है लगातार अलग अलग दलों का चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री आज कहां कर रहे हैं चुनाव प्रचार, और साथ ही बात करेंगे दिग्गजों के नामांकन को लेकर भी, और साथ ही बात होगी जंगलों में फैल रही आग को लेकर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और इसके साथ बात होगी कारोबार और खेल जगत की भी। तो लगातार जो खास खबरें हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मिड डे प्राइम में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में बेबाकी से सभी मुद्दों पर रखी राय। कहा, देश में समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बनाने के लिए करेंगे सब कुछ। दक्षिण भारत के नतीजे कई मिथकों को करेंगे चकनाचूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। तुष्टीकरण भ्रष्टाचार पर जमकर किया प्रहार। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की रैलियां। महाराष्ट्र के वाणिज्य क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। यूपी में अखिलेश और मायावती भी मैदान में डटे। लखनऊ से रक्षा मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया भव्य रोड शो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नाम लिया वापस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। 16 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी होगी सुनवाई। थॉमस कप में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी। ग्रुप दौर के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से दी करारी शिकस्त। तो जान लिया आपने क्या कुछ खास खबरें हैं, जो बड़ी खबरें हैं, और उनको लगातार आपको अलग अलग तरीके से हम बताएंगे किस तरीके से अगर पहले बात की जाएगी चुनाव प्रचार को लेकर भी, और खासतौर से जो प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार दिया है उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही कांग्रेस को लगातार जो झटके लग रहे हैं कैसे उनसे संभल पाएगी कांग्रेस, इस बारे में भी आपके साथ जो जानकारी है वो हम साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मिड डे प्राइम में बात करेंगे चुनाव को लेकर। जी हाँ, किस तरीके से अभी तक की अगर बात की जाए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हर एक दल जो है वो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले देख लेते हैं और बात करते हैं 24 की चुनौती की। जी हाँ, पीएम का साक्षात्कार हर मुद्दे पर बेबाक रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को साक्षात्कार दिया है जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। पीएम ने आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर और मोदी की गारंटी से लेकर विकास कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। 400 सीट लाने के प्रण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद मैंने अब तक 70 से अधिक चुनावी रैली और रोड शो किए हैं। मैं हर जगह गया हूं। मैंने लोगों में भाजपा के प्रति असाधारण स्नेह देखा है। लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास के लिए और बेहतर भविष्य के लिए वोट देना। पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले दोनों चरणों में ही आउट हो गया है। भाजपा 400 सीट इसलिए जीत रही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा कर रही है।
अब की बार 400 पार जैसे नारे पर पीएम ने कहा कि पार्टी के नारे लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं। यह नागरिकों की सामूहिक आवाज है जो हमारे प्रयासों को पहचानते हैं और आगे भी बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन अब की बार 400 पार नारे की उत्पत्ति बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। अनुच्छेद 370 हमारे कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा रहा है। लोगों ने पीढ़ियों तक इसका इंतजार किया है। जब लोगों ने देखा कि हमारी सरकार ने ऐसा किया है तो वो बहुत भावुक हो गए और लोगों के बीच यह भावना थी कि हमें उस पार्टी को 370 सीटें देनी चाहिए जिसने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। और इसलिए एनडीए के लिए नारा अब की बार 400 पार लोगों के बीच से निकला। पीएम ने गारंटी शब्द पर कहा कि मेरे लिए गारंटी एक शब्द से कहीं अधिक है। यह मेरे लिए बहुत ही पवित्र अभिव्यक्ति है। यह मेरी कड़ी मेहनत और मेरी विश्वसनीयता से जुड़ा है। यह सार्वजनिक सेवा में मेरे पूरे जीवन का परिणाम है। जब मैं गारंटी के बारे में बात करता हूं तो यह मुझे लोगों के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। जब मैं अपनी गारंटी को इतना महत्व देता हूं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को भी इसका एहसास होता है। लोग देखते हैं कि मोदी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नल के पानी के कनेक्शन से लेकर राशन तक, गरीबों के लिए घर बनाने से लेकर एक्सप्रेसवे तक मोदी लोगों को दी गई गारंटी को पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए उनके वादे लोगों को वोट हासिल करने के लिए बेवकूफ बनाने का एक तरीका मात्र है। उनके पास न तो विश्वसनीयता है और न ही अपने वादे पूरे करने की मंशा। राम मंदिर के सवाल पर पीएम ने कहा कि राम मंदिर हमारे देश के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। यह 500 वर्षों का सभ्यतागत संघर्ष है जिसे सुलझा लिया गया है और भारतीयों की पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का उत्तर है। साथ ही पीएम ने कहा कि एक महिला को नल के पानी का कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय मिलना और लखपति दीदी बनना और बेहतर भविष्य का सपना देखने की शक्ति प्रदान करना उसके और उसके पूरे परिवार के लिए एक भावनात्मक क्षण है। ऐसे युवा के लिए जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है और अपने परिचालन को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखता है, मुद्रा ऋण प्राप्त करना भी एक बड़ा भावनात्मक क्षण है। एक किसान को अपना सम्मान मिलना, आयुष्मान भारत योजना के कारण एक पिता अपने बच्चे को सर्वोत्तम इलाज प्रदान करने में सक्षम होना, एक स्ट्रीट वेंडर का पीएम स्वनिधि के कारण दूसरी गाड़ी खोलना और पूरी तरह से यूपीआई पर लेन देन करना, ये सभी भावनात्मक क्षण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो प्रधानमंत्री के साक्षात्कार की जो खास बातें थी, अहम बातें, वो हमने आपको बताई और हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब भी दिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रामकृपाल जी मिड डे प्राइम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग मंचों पर भी हमने देखा है प्रधानमंत्री अपनी जो राय है बड़ी बेबाकी से रखते हैं, लेकिन साक्षात्कार के दौरान मान लिया जाता है कि थोड़ा सा कोई असहज भी हो सकता है या कोई घुमा फिरा के कोई सवाल आ सकता है, लेकिन यहाँ हमने देखा प्रधानमंत्री जो है उसी बेबाकी से नजर आए और हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया और उसके साथ साथ कि आखिर क्यों जो लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं वो भी उनके इन जवाबों में झलकता है। निश्चित रूप से, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। क्या होता है, वो चुनाव सभाओं में तो बहुत ज्यादा चीजों को क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते, इतना डिटेलिंग में नहीं जा सकते। इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल, वर्तमान में क्या चीज है और भविष्य की नीतियां, वो सारी चीजों पर बहुत ही स्पष्ट राय रखी है। चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जितने भी इशू होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर तरह के क्षेत्र से सवाल उठाए गए और बड़ी बेबाकी से और बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने जवाब दिया है। तो क्योंकि जो भ्रम फैला हुआ था अभी तक, जो मोदी जी कहते थे, जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उन्होंने जो रिएक्ट किया था, उसको लेकर के जो सवाल उठाए गए जी, उसका उन्होंने वाजिब ढंग से अपना एक बहुत विस्तृत ढंग से और जिसको कहते हैं बड़ी संजीदगी से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। जी बिल्कुल, और खासतौर से इन सवालों में जब हम बात करते हैं, विपक्ष की बात की जाए या जो दूसरे आम जनता को भी देखें, तो जो सवाल उनके जहन में आते थे
हमने देखा वो कई सवाल इस दौरान उनसे पूछे भी गए, फिर चाहे मोदी की गारंटी की बात कही जाए, युवाओं की बात की जाए या महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, किस तरीके से एक राजनीतिक दल जो है, एक जो विचारधारा है, कैसे वो देश के विकास की ओर अग्रसर है, वो हम मान सकते हैं कि इस साक्षात्कार के दौरान निकल कर आया है। देखिए, मैं अगर शार्ट में कहूँ एक बात, पूरी दुनिया में किसी भी युवा से या किसी वृद्ध से भी अगर आप पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं आज की दुनिया में, तो यही कहेगा कि जहां हम खड़े हैं यहां से एक बेहतर दुनिया बने और उस बेहतर दुनिया में जो भी है इंसान का संपूर्ण विकास हो सके, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यही सब लोग चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग रास्ते सबके हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो रास्ता अपनाया, उनके साथ एक बड़ी बात यह है कि जो जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे, मोटे मोटे तौर पर, चाहे वो देखिए सामाजिक मुद्दे रहे हों, आर्थिक मुद्दे रहे हों, कल्चरल मुद्दे रहे हों, सांस्कृतिक मुद्दे रहे हों, करीब करीब उन्होंने सबको पूरा किया है। और जो चीजें रह गई हैं, रामकृपाल जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अभी फिलहाल दर्शकों को सीधे ले चलते हैं बिहार में, जहां भाजपा के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं वहीं का। सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई, तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था, नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाई और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। झंझारपुर वालों, मैं आपको पूछने आया हूं, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगाया ना। छोटे बड़े गरीब धनवान सभी को लगाना भाई। मोदी जी ने 130 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस वक्त ये राहुल बाबा मखौल उड़ाते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है भाई, झंझारपुर वाले उनकी सुनते नहीं, सभी ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को लगा कि सभी लोग लगाते हैं, एक दिन अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। झंझारपुर वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है?
ये खड़गे साहब कहते हैं बिहार और राजस्थान का कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे साहब 80 पार कर गए आप, परंतु देश को समझ नहीं पाए। कश्मीर के लिए मेरे जंजापुर का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान 70 साल से ये लोग धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में आए दिन बम धमाके रहते, कोई कुछ नहीं बोलता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में बम धमाका हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया करने का। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराया। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इनके नेता ये देश को संभाल नहीं सकते। मोदी जी का नेतृत्व ही कोरोना से भी बचा सकता है, आतंकवाद से भी बचा सकता है। कश्मीर में शासन सुशासन मोदी जी ही स्थापित। मुझे बताओ भाई, मैं सीता माता की धरती पर आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 तो बिहार के झंझारपुर में अमित शाह जो हैं वो इस चुनावी जनसभा को फिलहाल यहां संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि किस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार देश का विकास हुआ है। फिर चाहे कोविड काल की हम बात करें या खासतौर से आतंकवाद या नक्सलवाद पर जिस तरीके से नकेल कसने का काम किया गया है वो किसी से छिपा नहीं है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान तमाम तरह की जो अनियमितताएं थीं वो लगातार देश में मौजूद थीं। वहीं आइए अब हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे यहाँ कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने अपना बेबाकी से एक इंटरव्यू जो दिया है, साक्षात्कार जो दिया है, क्योंकि उसमें भी एक बात हमें यह भी नजर आई कि अब जो देश है मजबूत हो रहा है। पहले एक मजबूर वाली स्थिति थी और ये जो मजबूती आई है इसके जो हम कह सकते हैं जो कारण हैं, जो कारक रहे हैं, वो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के दौरान भी गिनवाए हैं। निश्चित रूप से, और देखिए पूरी दुनिया देख रही है जी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं। आप ये देखिए, अभी 2-4 दिन पहले ही जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जी, उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया और कहा कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं जी। और उन्होंने जिस तरह से इसकी प्रशंसा की कि दुनिया के उसमें सारे वर्ल्ड बैंक को देखिए, IMF को देखिए, सारी संस्थाएं और सारी दुनिया मान रही है कि 7% से ऊपर की GDP ग्रोथ करने वाला ये देश है। जी बिल्कुल। और अगले जो मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, देखिए यही फर्क है। ये लड़ाई पूरा विपक्ष 2024 की लड़ाई लड़ रहा है। मोदी जी 24 साल आगे की 2047 की रहे हैं। तो वही बात है, देखिए 24 नहीं बल्कि वो आदमी 24 के बाद आगे 24 साल आगे की बात करता है। अभी अमित शाह जी ने जो बात कही जी, बहुत सारे हम लोगों की याददाश्त थोड़ी वो होती है। उन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया। जी, याद कीजिए, मोदी जी 30 मई को शपथ ली थी उन्होंने। इसका मतलब जून में प्रधानमंत्री बनते हैं वो जी, और 100 दिन के भीतर कश्मीर से 370 हटाया जाता है। किसी को नहीं ऐसी उम्मीद रही होगी कैसा हो जाएगा। जी, ईमानदारी की बात यह है। यानी ये एक विकास का रोड मैप जो कहा गया वो करके भी दिखाया गया है। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए 2 चीज होती है। सबसे बड़े जो मुद्दे होते हैं पहले उनकी बात मैं कर लूं, जो कि
सामाजिक क्रांति जिसको आप कहते हैं, जी। धारा 370 का हटाना, 3 तलाक को समाप्त करना, ये जो मुद्दे हैं इतने बड़े मुद्दे थे जी। कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था होंगे। और 2-3 काम ऐसे किए जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं। विश्वनाथ मंदिर का वाराणसी में जो कॉरिडोर था, जी। 100 साल पहले महात्मा गांधी गए थे और उन्होंने लिखा था यहाँ बहुत गंदगी है। यानी वो भी ये नहीं सोच सकते थे कि कभी इसको चौड़ीकरण हो सकता है या कभी यहाँ पे हो सकता है। जी। ये किसी ने मांग नहीं की थी। आश्चर्यजनक ढंग से यानी मोदी ने वो भी काम किए जो हम सपने में कभी सोचा भी नहीं था। जी, और उसी में चाहे एक उज्जैन का रामकृपाल हो- जी जो यूसीसी है वो भी उन्हीं में से एक हम मान सकते हैं। नहीं, मैं देखिए वही आगे आने वाला है। जी। जो अभी हम उसकी बात कर रहे थे जो उन्होंने कर दिया। जी। और चूंकि देखिए आदमी मुखिया पर भरोसा क्या करता है, 2 ही चीज होती है कि ये आदमी जो है ईमानदार है, ये जो कुछ भी करेगा हमारे भले के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। अगर कहीं से कोई गलती भी हो जाएगी तो ये इसका जो नीयत कहीं गड़बड़ नहीं होगी, वो देश हित में सोच रहा होगा। जी। ऐसा भरोसा 10 साल में मोदी जी ने जनता के बीच कायम किया है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उन्होंने एक शब्द कहा है कि उनकी गारंटी उनके जीवन में सबसे बड़ा परीक्षा है। और उन्होंने इसलिए कहा कि मैंने अब तक जो भी गारंटी दी थी उसको पूरी की है और आगे जो भी करूंगा। जी। तो सबसे बड़ी बात राजनीति में देखिए सफलता सब कुछ नहीं होती, भरोसा। लीडरशिप पर किसका भरोसा है कि अगर ये कहीं लड़खड़ा भी जाएगा जी। तो हमारा लिए कोई अच्छा काम करते ही लड़खड़ाया होगा, जनता उसको संभालने को दौड़ जाएगी। लोगों का विश्वास सबसे लगातार बड़ी बना बात हुआ और है- बढ़ भी रहा है। जी जी, सबसे बड़ी बात तो होती है क्या, देखिए जी। आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीतियां पारदर्शी हो और आपकी रणनीति जो हो वो टाइम बाउंड हो। जी। अगर उन्होंने कहा कि ये काम ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा तो 2.5 साल में पूरा करके छोड़ दिया। जी। ये होता है किसी देश के विकास में। और आप एक बात जानते हैं, सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी की बात आज चल रही है, ये पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। 70s में चाइना ने भी ये बात मान ली कि इस धरती पर अब रिवॉल्यूशन के दिन चले गए, जी। इवोल्यूशन के दिन आए हैं। बिल्कुल, और ये evolution क्योंकि जो के लिए- बदलाव है ये नया भारत है एक, और पूरा विश्व जो है इसको देख रहा है, जान रहा है और समझ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे किस तरीके से लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान बात कही है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं गुजरात का, जहाँ पे राहुल गांधी जो है वो चुनावी जनसभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आज है, यह सच्चाई है, मगर यह मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, तो मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं है तो कहां है? आपकी आबादी 90% है, 15% देश में दलित हैं, कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी हैं, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, वही है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही हैं। और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में 200 नाम हैं, इनके मालिकों में मुझे एक पिछड़ा नाम दिखा दो, एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो। नहीं मिल सकता है ही नहीं। हिंदुस्तान का 90% पॉपुलेशन ना आपको मीडिया में मिलेगा, ना आपको कॉर्पोरेट इंडिया में मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक निकालो, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। ठीक है, छोड़ो, आप कहोगे नहीं, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कहेंगे नहीं भैया हमें मीडिया में अपना आदमी नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहिए, सरकार में तो चाहिए होगा आपको।
सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार इस बात पर कहीं ना कहीं अभी भी फोकस है घोषणा पत्र से लेकर अब तक कि जाती है कि जो कि जाती नहीं, क्योंकि लगातार उसी पर जो कांग्रेस पार्टी है उसी फोकस के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल आज के दिन की अगर बात की जाए और किस तरीके से चुनाव प्रचार को लगातार धार दे रहे हैं अलग अलग दल, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलना लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बागलकोट में राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान बढ़ती कट्टरपंथी वारदातों पर जनता उनको आगाह किया। पीएम ने ऐसी घटनाओं को सामान्य अपराध की घटना ना बताकर कांग्रेस की सोच को प्रोत्साहित देने वाली घटना बताया। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाइयों बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ। जहां शिक्षा का दाम है, हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है, कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है। बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है, ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है।
तो इस घटना को कट्टरपंथी मानसिकता करार दिया प्रधानमंत्री ने। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काफी देर तक लोग इसे बागलकोट की घटना ही समझते रहे। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। आपको याद होगा कि हमारे देश में अचानक एक बार बागलकोट की चर्चा शुरू हो गई थी, आपको याद होगा। जब मैंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया बालाकोट है कहां, तो बागलकोट को ही बालाकोट बांध करके यहां बम गिरे, यहां बम गिरे चलाया, आधा पौना घंटा ऐसे ही चला। भाइयों बहनों, मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था कि 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा कि उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले टेलीफोन पर ही नहीं आते थे, तो मैंने कहा इंतजार करो, हमारे फौज का लोग इंतजार करते थे। करीब 12 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके वार करता है, जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। और आज भी जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के प्रति भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजकल एक और चिंता का विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती हैं और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं तो जो पहले 2-3 नाम है उसमें आपका एक मोदी है, क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून
किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक FIR करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को जागरूक करते भी नजर आए और उन्होंने कहा कि फेक वीडियो अगर दिखता है तो उसके लिए भी पूरी तरीके से जागरूक रहें, उसकी शिकायत आप दर्ज करें, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव का जो पर्व है वो अब लगातार चल रहा है और इस दौरान दिग्गजों के नामांकन भरने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और नामांकन से पहले रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान विशाल जनसैलाब देखने को मिला। वहीं बात अगर करें अमेठी लोकसभा सीट की तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई हैं सांसद स्मृति ईरानी। आज उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। अमेठी में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा। स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की, साथ ही उन्होंने एक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेठी में ऐसा बिगुल बजे कि इसकी गूंज पूरे विश्व में हो। अमेठी फिर तैयार है कि अब की बार फिर मोदी की सरकार। तो लगातार जो जनसैलाब है वो देखने को मिला और काफ़ी चर्चित दिलचस्प सीट अगर अमेठी लोकसभा सीट की हम बात करें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जिस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो आज उन्होंने नामांकन किया है। स्मृति ईरानी की बात की जाए अगर खासतौर से अमेठी से उन्होंने अपना नामांकन किया और उससे पहले हमने देखा किस तरीके से पूजा अर्चना भी उन्होंने की और उसके बाद रोड शो भी हमने देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। जो जनसैलाब है वो उमड़ता नजर आया इस रोड शो में और सीधे तौर पर स्मृति ईरानी ने यही कहा कि इस बार जो जीत है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में इस जीत की चर्चा हो, जो बिगुल है वो कुछ ऐसा बजे। वहीं लगातार जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के वो भी नामांकन अपना दर्ज करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था राजनाथ सिंह का, जिन्होंने लखनऊ सीट से जो अपना नामांकन है वो आज दाखिल किया है, अपना जो पर्चा है वो आज उन्होंने भरा और अब स्मृति ईरानी ने भी नामांकन जो है अपना दाखिल कर दिया है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सिंह जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए जो दिग्गज नेता हैं जब उनका नामांकन हो रहा है तो बड़ा जन सैलाब जो है इस दौरान हमें नज़र आ रहा है। फिर चाहे लखनऊ की बात हम करें, अमेठी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता की बात की जाए, विश्वास की बात की जाए, जनता जो है शायद नामांकन के दौरान ही इस बात को जता रही है कि कितने लोग साथ में हैं। बात दर्शाती भी है कि आप अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं। ये खासतौर से हमने जिसका आपने जिक्र किया कि लखनऊ की बात करें या अमेठी की बात करें, यहाँ की जो दोनों सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र को अपना घर मानते हैं, घर मान के ही रहते हैं और एक एक व्यक्ति से, अपने क्षेत्र के एक एक व्यक्ति से सीधे संपर्क रखते हैं। वहाँ की जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो लोकसभा स्तर की हो और या नहीं होता है तो अगर स्थानीय स्तर की भी होती हैं तो वो उसको परसुएशन करते हैं, उसके लिए जो है कह रहे हैं वो ले जाते हैं, वहां तक समस्याओं के समाधान तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि बड़े नेता हैं तो बड़े नेता को बिल्कुल जनप्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। दोनों जगह काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, चाहे राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह हो जो 2014 और 2019 में एक बड़ी जीत दर्ज किया था उन्होंने। एक बार 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, एक बार 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और इस बार जो कार्यकर्ता आए थे यहाँ पर बेहद ही जो उनका स्वागत कहेंगे कि जोरदार स्वागत हुआ उनका। पार्टी कार्यालय से लेकर और कलेक्ट्रेट तक लगातार सड़क पूरी भरी रही और पुष्प वर्षा होती रही। देखते ही बनता था ये नजारा कि किस तरीके से यहाँ के लोग अपने सांसद को चाहते हैं। वही आप बात करें अमेठी की जो बात कर रहे हैं, वहां पर स्मृति ईरानी अपने पूरे क्षेत्र में दीदी के नाम से जानी जाती हैं। तो दीदी वो है जो हर क्षेत्र के वासी का दर्द जानती हैं और उसको दूर करने के लिए काम करती हैं। यही बात राजनाथ सिंह के लिए है कि यहाँ के लखनऊ की जो हर समस्या है
उसको समाप्त करने के लिए लगातार राजनाथ सिंह पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं और पूरी लखनऊ की बदली हुई तस्वीर ये बात दर्शाती है कि हर क्षेत्र की हर एक बात विकास को लेकर राजनाथ सिंह कितने गंभीर रहते हैं और बिल्कुल समाधान तक पूरा ले जाते हैं। बिल्कुल, और यही जैसे आपने कहा कि एक तरीके से जो घर है वो उनके लिए है और वही पूरे परिवारजन है उनके साथ भी, इसलिए एक अपनापन जो है, जो रिश्ता बना हुआ है वो कोई नेता या वोटर्स वाला नहीं है, बल्कि एक जो अपनापन का रिश्ता है वो जनता के साथ बना हुआ है। लेकिन ऐसे में जो अमेठी सीट की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि अब इस सीट को लेकर पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और खासतौर से जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक समय में ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन आज जो समीकरण है वो भी बदले से नजर आते हैं और कांग्रेस तो शायद अब वहां जाने से भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ी ही हिचकिचाहट नजर आती है। देखिए, अगर अमेठी सीट की जो बात कर रहे हैं, एक समय था वहां पर कि वहां पर राहुल गांधी के परिवार से यहां पर लगातार लोग जीतते आए थे। उनके चाचा यहां से चुनाव लड़ चुके थे, उनके पिताजी यहां से चुनाव लड़ चुके थे, उनकी मां यहां से चुनाव लड़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी वो जिस तरीके से हमने देखा कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद वो वहां से जो मुंह मोड़ लिया उन्होंने, सबसे बड़ी बात दर्शाता है कि चुनाव में आज तक अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं हो रहा है अमेठी से वो अपने नाम का ऐलान कर दें। ये बात दर्शाता है कि उनको कहीं ना कहीं ये इस बात की पूरी आशंका है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। वहीं स्मृति ईरानी जी ने हमने देखा जब वो वहां आई थी, चुनाव 2014 में हारने के बाद भी हर एक व्यक्ति से उनका सीधा संपर्क रहा था। पिछले 5 साल उन्होंने जमीनी मेहनत की थी, उसी का नतीजा था कि राहुल गांधी को उन्होंने 2019 में चुनाव हराया था। और ये कहेंगे, ये कहना भी उचित होगा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव में उनकी जीत एक खास मायने रखती थी। बिल्कुल, काफी मायने ये सीट रखती है और हर एक जीत जो है हर उम्मीदवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विकास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कैसे जो चुनावी समर में हर एक नेता जो है वो अपनी ताल ठोकता नजर आ रहा है। फिलहाल आइए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के एटा का, जहां अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले जो अपने घर के जिले हैं, यहाँ के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहाँ पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से जो रिटायर हैं उनको तो सम्मान मिलता है, पेंशन मिलती है, सब कुछ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त कर करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव यहां अग्निवीर योजना पे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल एटा में मौजूद हैं, एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहां रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संबित पात्रा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पुरी में रोड शो किया। और अब बात करते हैं इंदौर की। दरअसल यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब वे चुनाव मैदान में नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने इंदौर 4 नंबर सीट से टिकट मांगा था, लेकिन तब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ अक्षय बम फॉर्म वापस लेने आए थे। इसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक अक्षय बम सहित अभी तक कुल 3 उम्मीदवारों ने आज अपने नामांकन फॉर्म वापस लिए हैं। गौरतलब है कि आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होने का समय है। फिलहाल इंदौर में 23 उम्मीदवार बचे हुए हैं, लेकिन ये खबर जो है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका यहां नजर आ रहा है। इंदौर से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने पहले नाम वापस लिया और फिर बीजेपी दफ्तर पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अक्षय बम को इंदौर से प्रत्याशी बनाया गया था। अक्षय बम का नामांकन वापस लेना और भाजपा की सदस्यता लेना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं कांग्रेस के लिए इस चुनावी रण में। इस मामले पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार झटके पे जो झटके हैं वो कांग्रेस को लग रहे हैं, लेकिन इंदौर के इस झटके से कैसे जो कांग्रेस है वो बाहर आ पाएगी? देखिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले 3 महीनों में अगर देखेंगे ना मुकुल, तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। मतलब 20,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ऐसे में एक ऐसा प्रत्याशी जिसको टिकट मिल चुका हो और वो चुनाव मैदान में हो और वो फॉर्म वापस ले ले लास्ट समय पर, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अक्षय बम का कई सारे आरोप हैं। जब हमने बात की उनसे तो कई सारी बातें वो कह रहे हैं। दरअसल जब से उनको टिकट मिला था उसके बाद से कांग्रेस के अंदर खाने से सहयोग नहीं मिल रहा था। कांग्रेस का हाईकमान सही तरीके से उनके साथ ट्रीट नहीं कर रहा था उनको। वो चाहते थे कि कई बड़े नेताओं की रैलियां कांग्रेस की वहां पर हो, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रही थी। उसके अलावा जो संगठन कांग्रेस का राज्य की इकाई काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वो राज्य की इकाई चुनाव जीतने के लिहाज से काम नहीं कर रही थी, ये अक्षय बम का कहना था। और यही उनको परेशान कर रहा था जब से वो चुनाव लड़ रहे थे। और इसके अलावा ये ऐसा नहीं था कि टिकट तो चलिए उनको मिल गया था, फिर वो एक और कॉमन बात कह रहे हैं जो पुराने कार्यकर्ता कहते आए हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड रहा था, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान राम की, वो कहीं ना कहीं उनको आहत कर गई थी। और उसके बाद जब चुनाव आ रहे थे तो चुनाव के दौरान जो रणनीति के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए या जो बेस कांग्रेस का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से इंदौर यानी अब कांग्रेस के जो अपने ही हैं वो कांग्रेस के निर्णयों पर कदम पर अब सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लगातार जो झटके हैं वो कांग्रेस को झेलने पड़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की संदेशखाली मामले में, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। बंगाल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को खासतौर से जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया।
मनु सिंघवी ने कहा कि जांच में कई अहम बिंदु सामने आए हैं जिन्हें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह स्वीकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश के आधार पर किसी अन्य कोर्ट में किसी राहत की मांग नहीं करेगी सरकार। जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही सीबीआई के खिलाफ राज्य को अपील क्यों दायर करनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले के बाद सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने टायर जलाए और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ था। भाजपा का आरोप है कि यह हमला टीएमसी कॉर्पोरेटर सुशांत घोष के लोगों ने किया था। और इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से देखा जाए लगातार क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन किया गया है और जो आरोप क्योंकि टीएमसी पर सीधे तौर पर इस बार भी लगाया जा रहा है, क्या कुछ अभी तक इसमें कोई और जो कार्रवाई की गई है या कुछ और जानकारी निकल कर आई है? नहीं, देखिए एक बात मैं बता दूं, ये सच है कि कल दार्जिलिंग लोकसभा के अंदर में दायरे में जो माटीगाड़ा है वहां पे जो कुछ भी हुआ है वो पोस्ट पोल वायलेंस के हिसाब से ही माना जा सकता है। और ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता की विषय है क्योंकि पहले 2 चरण की चुनाव ठीक तरह से बीत जाने के बाद हमें लग रहा था कि इस बार कम से कम बंगाल जो चुनाव रिलेटेड हिंसा है, चुनाव से संबंधित हिंसा है, वहां से सामने उभर के आ गया है। लेकिन फिर ये चुनाव के बाद ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये चिंता की बात है। लेकिन आपकी जो पहला वाला खबर आपने जो सुना रहे थे दर्शकों को, उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं कि आज जिस तरह से संदेश खाली मामले में झटका लगा और जिस तरह से अदालत ने ये कहा कि किसी व्यक्ति के लिए सरकार को क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने आना पड़ा, तो जो चुनाव जारी है इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक बड़ी बात है क्योंकि हम आपसे भी और हमारे सब साथियों से जब महीना फरवरी से बार बार इस संदेश खाली के बारे में बात कर रहे थे तब इसी बारे में आप चर्चा किए थे कि एक शेख शाहजहां के लिए सरकार की ये उतावला, इसका क्या कारण है पहले ये। और दूसरी बात है आज शाम को ही जो 26,000 लोगों की नौकरी चली गए यहाँ पे अदालत की कार्रवाई के कारण, अदालत की जजमेंट के कारण, उसके लिए भी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हो सकता है शाम को उसका भी सुनवाई हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो भी टीएमसी के लिए कम होती नजर नहीं आ रही। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब तक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, ना सिर्फ पहले की हम बात करें बल्कि अभी तक भी जब वो हिरासत में है उसके बावजूद भी लगातार सरकार जो है मदद कर रही है, संरक्षण दे रही है और सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए पहुंचती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अपडेट पर। तो वहीं अगर बात अब करें मनी लॉन्ड्रिंग मामले की, तो इसमें अंतरिम जमानत की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 6 मई तक का जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट चाहे तो इस दरमियान हेमंत सोरेन की याचिका पर आदेश सुना सकता है। दरअसल इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग वाली हेमंत सोरेन की अर्जी झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। सोरेन का कहना है कि हाईकोर्ट फरवरी में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख चुका है, पर अभी तक हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। इसके चलते सोरेन चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। दरअसल पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जंगल आग की चपेट में है। बहुमूल्य वन संपदा आग की चपेट में आकर नष्ट हो रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आर्मी क्षेत्र में आग पहुंचती देख एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। आग से सबसे ज़्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। गढ़वाल मंडल में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और कुमाऊं मंडल में नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उत्तराखंड में आग लगने की अब तक 593 घटनाएं हुई हैं। इसमें 325 घटनाएं कुमाऊं और 217 घटनाएं गढ़वाल मंडल की हैं। पुलिस ने आग लगाने के अभी तक 129 मामले दर्ज किए गए हैं। 23 मामलों में 29 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी।
हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है, मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और आइए अब मिड डे प्राइम में बात करते हैं खेल जगत की खबरों की, और इसके लिए रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएल से जुड़ी खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। कोलकाता की टीम अब तक खेले गए 8 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। टेबल में छठे पायदान पर काबिज दिल्ली की टीम अब तक 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली है। बात करें कल खेले गए मुकाबलों की, तो इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हरा दिया। मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 16 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। आरसीबी की ओर से विल जैक्स ने नाबाद शतक लगाया, वहीं विराट कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे। निशानेबाज महेश्वरी चौहान ने इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 21वां कोटा हासिल कर लिया है। दोहा में आयोजित आईएसएसएफ शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप के आखिरी दिन महेश्वरी चौहान ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर ओलंपिक का कोटा हासिल करने में सफलता पाई। बैडमिंटन से भी अच्छी खबर आई है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने ग्रुप दौर के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले गत विजेता भारत ने ग्रुप के पहले मुकाबले में कनाडा को 4-1 से अंतर में हराने में सफलता हासिल की थी। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खेल जगत की खबरों के लिए। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इन्होंने जो सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कहा गया कि जो दलित ओबीसी कोटा उसी में मुस्लिम भाइयों को भी दे दिया जाए। तो ये धार्मिक आधार पर आरक्षण कौन कर रहा है? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? तो संविधान के सबसे विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। उसके अलावा अभी बताना चाहूंगा आर्टिकल 370 हटाया गया। आर्टिकल 370 में हटने से सबसे बड़ा फायदा हुआ है दलित, एससी, एसटी और वहां के आदिवासी। उसके पहले मुझे याद है कि पंजाब से 1958 में सफाई कर्मी वहां बुलाए थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कहलाते थे। और वो परिवार 160 अमृतसर से वाल्मीकि परिवार गया, आज उनकी 4थी पीढ़ी है, लेकिन उनका लड़का पीएचडी कर ले उसको नौकरी मिलती थी केवल और केवल सफाई करने की। कश्मीर के बाहर वो आईएएस हो सकता था, आईपीएस हो सकता था। और अब जो 370 हटा तो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं वहां के एससी, एसटी, आदिवासी और उसमें सबसे बड़े हमारे मुस्लिम समाज के जो पिछड़े लोग हुए हैं। तो ये जो है अब ये क्या कहते हैं, जब हम आएंगे तो हम ये जो 370 दोबारा ले आएंगे। तो ये सबसे बड़े संविधान विरोधी ये हैं। बाबा साहब ने तो कभी नहीं चाहते थे 370 को लाना, पंडित नेहरू जी ने जबरदस्ती उसको डाला था और ये कहा था धीरे धीरे घिस करके खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी है। नेक्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1920 में, बीएचयू का उसका एक्ट सेम है और ये स्टेब्लिश्ड है कि इट इज नॉट ए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। और आज तक कांग्रेस के कारण एससी, एसटी, ओबीसी अब तो 10% सामान्य जाति समाज का है, आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। और ये हालत रहा 81 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसमें छेड़छाड़ किया एक प्रोविजन में, एक्ट में।
किसको डिप्राइव किया? SC, ST, OBC को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 और फिर 2006 में डिवीजन बेंच ने उसको खारिज कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कांग्रेस के कारण आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जो मिलता था उसको भी खत्म कर दिया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? और सबसे विडंबना यह है कि अखिलेश यादव जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो OBC की राजनीति करते हैं, इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। बाबा साहब का आप सभी जानते हैं, बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। जो 1990 में गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने दिलवाया। तो ये बाबा साहब के विरोधी, आरक्षण विरोधी कांग्रेस जो है, और ST, ST, OBC विरोधी है। अभी इनके एक नेता हैं जिन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, और अभी कह रहे हैं कि साहब हम जो विरासत की संपत्ति होगी उसमें 55% सरकार ले लेगी, 45% उसके बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा था। तो बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही थी और कई ऐसे जो मुद्दे अहम सवाल उसमें उठाए जा रहे थे कि किस तरीके से सबसे पहले जब कांग्रेस सरकार में थी उस दौरान किस तरीके से फैसले लिए गए, और उसी आधार पर अगर आज भी देखा जाए तो कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो आरक्षण है उसको एक विशेष वर्ग की तरफ कहीं ना कहीं मोड़ा जा रहा है। फिलहाल आज वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिड डे प्राइम में बस इतना ही आपने जाना। इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें थी, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आपको बता दें, DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि DD न्यूज़ है भरोसा सच का। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।